हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू ऑल इन माय यूट्यूब चैनल रापचिक स्टडी। तो कैसे हैं आप सब? आई होप आप सब अच्छे होंगे। तो आगे बढ़ने से पहले यदि आपने अभी तक हमारे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो जल्दी से जाकर सब्सक्राइब कर लीजिए ताकि इंग्लिश लिटरेचर से रिलेटेड सभी वीडियोज़ आपको टाइम टू टाइम मिलते रहें। तो आज की हमारी इस वीडियो का टॉपिक है एन एलिजी रिटर्न इन अ कंट्री चर्चयार्ड का पार्ट 2। तो बिना किसी देरी किए स्टार्ट करते हैं आज का वीडियो। तो इससे पहले हमने 9th स्टेंजा में डिस्कस किया है कि जो अपनी बहादुरी की डींगे हाँकने वाले और अपनी ताकत की धूमधाम दिखाने वाले लोग हैं उन सब का डेथ एक फिक्स टाइम पर वेट कर रही है। तो इसी के साथ थॉमस ग्रे 10th स्टेंजा में बताते हैं, नोर यू ई प्राउड इम्प्यूट टू दिस द फॉल्ट। नोर यानी और नहीं, यू यहाँ पर अमीर लोगों के लिए इस्तेमाल हुआ है, ई प्राउड यानी इतना प्राउड फील करके, इम्प्यूट यानी आरोप लगाना, दीज यहाँ पर वो जो गांव वाले मरे हुए लोग हैं उनके लिए इसका इस्तेमाल हुआ है यहाँ पे, और फॉल्ट यानी होता है गलती पर। तो इसकी हिंदी देखते हैं, तुम अमीरों को इतना प्राउड फील करके इन मरे हुए गांव वालों पर आरोप नहीं लगाना चाहिए। इफ़ मेमोरी ओवर देयर टॉम नो ट्रॉफीज रेज। मेमोरी का मतलब याद, टॉम्ब का मतलब कब्र, ट्रॉफीज़ यानी नक्काशी करना और रेज यानी निर्माण करना। तो इसकी हिंदी देखते हैं, भले ही इनकी याद में इनकी कब्रों पर किसी नक्काशी का निर्माण नहीं किया गया हो। वेयर थ्रू द लॉन्ग ड्रॉन असाइल एंड फ्रेटेड वॉल्ट। वेहर यानी जहाँ, लॉन्ग यानी लंबा, ड्रॉन यानी खिंचा हुआ, असाइल यानी मकबरा, फ्रेटेड यानी अच्छी तरह से तराशा हुआ, वोल्ट यानी गुम्बदाकार छत। जहाँ लंबा खिंचा हुआ मकबरा और तराशी हुई गुम्बदाकार छतें। द पिलिंग एंथम स्वेल्स द नोट ऑफ प्रेज। एंथम का मतलब जो किसी के मरने पर गीत गाया जाता है जिसे स्तुति गीत बोलते हैं। स्वेल्स यानी बढ़ाना, प्रेज यानी प्रशंसा में। और भले ही इनकी प्रशंसा को बढ़ाने के लिए कोई स्तुति गीत नहीं गाया गया हो, इट मीन्स कुछ भी हो जाए फिर भी अमीरों को इन्हें किसी प्रकार से ब्लेम नहीं करना चाहिए। नेक्स्ट स्टेंजा, कैन स्टोरीड अर्न और एनिमेटेड बस्ट बैक टू इट्स मैंसन कॉल द फ्लेटिंग ब्रिज। स्टोरीड अर्न यानी मंजिला कलश, यानी कि जो अस्थि कलश होता है उसी की बात हो रही है जो फैंसी भी होता है। एनिमेटेड यानी रियल दिखने वाला, बस्ट यानी शरीर का ऊपरी भाग, बैक यानी वापस, मेंशन यानी डेड बॉडी, कॉल यानी बुलाना, फ्लेटिंग यानी थोड़ी देर के लिए, ब्रिद यानी सांसें। क्या अच्छा दिखने वाला फैंसी मंजिला कलश या शरीर का वास्तविक दिखने वाला ऊपरी भाग यानी कि उनके जो शरीर की मूर्तियाँ उन गांव वालों की डेड बॉडी में थोड़ी देर के लिए सांसें बुला सकती हैं? कैन ऑनर्स वॉइस प्रोवोक द साइलेंट डस्ट। ऑनर्स वॉइस यानी सम्मान की आवाज़, प्रोवोक यानी लाना, साइलेंट डस्ट यानी सड़ी गली बॉडी। क्या इनके सम्मान की आवाज़ इनके सड़े गले शरीर में जान वापस ला सकती है? और फ्लैटरी सुदे द डल कोल्ड ईयर ऑफ डेथ। फ्लैटरी यानी चापलूसी, सुदे यानी कन्विंस करना, डेथ यानी डेथ को। क्या डेथ की चापलूसी उसे नहीं आने के लिए कन्विंस कर सकती है? इस स्टेंजा में पोइट ने ऐसे क्वेश्चंस पूछे जिनके आंसर उन्हें रियल में चाहिए ही नहीं। तो जब किसी पोएम में या स्टेंजा में जब पोइट ऐसे क्वेश्चंस पूछता है जिनके आंसर उसे रियल में नहीं चाहिए होते हैं तो ऐसे क्वेश्चंस को रेटोरिकल क्वेश्चन भी बोला जाता है। नेक्स्ट, परहैप्स इन दिस नेग्लेक्टेड स्पॉट इज लेड सम हार्ट वंस प्रेग्नेंट विद सेलेस्टियल फायर। परहैप्स यानी शायद, नेग्लेक्टेड स्पॉट यानी नापसंद किया जाने वाला स्थान यानी कि कब्रिस्तान, लेड यानी लेटा हुआ, प्रेग्नेंट यानी भरा हुआ, सेलेस्टियल फायर का मतलब होता है फुल ऑफ पैशन यानी कुछ करने की चाहत। इस नापसंद किए जाने वाले स्थान कब्रिस्तान में लेटे हुए लोगों में से कभी उनका दिल फुल ऑफ पैशन या कुछ करने की चाहत से भरा हुआ होगा। हैंड्स दैट रोड ऑफ एम्पायर माइट हैव स्वेड और वर्कड टू एक्सटसी द लिविंग लायर। रोड यानी शासन, एम्पायर यानी साम्राज्य, स्वेड यानी राज करना, वोक्ड यानी चलाना, एक्सटसी यानी उत्साह के साथ, लायर यानी वीणा। शायद इनमें से कुछ लोगों के हाथ साम्राज्य में राज करने के लिए बने हो या फिर उत्साह के साथ वीणा चलाने के लिए बने हो। और ऑल इस पूरे स्टेंजा में कवि कह रहेगी क्या पता इनमें से कौन किस काम के लिए बना हो। लेकिन अब ये सभी
इस नेग्लेक्टेड पैलेस यानी कब्रिस्तान में लेटे हुए हैं। नेक्स्ट, बट नॉलेज टू देयर आइज एज हर एम्पल पेज रिच विद द स्पॉइल ऑफ टाइम डिड नेवर अनरोल। नॉलेज यानी एजुकेशन, एम्पल पेज यानी पर्याप्त पेज, रिच यानी उन अमीर लोगों के लिए यूज हुआ है, स्पॉइल यानी बर्बाद करना, अनरोल यानी खोलना। एजुकेशन ने अपनी आंखें कभी उनके लिए नहीं खोली, इट मीन्स वे मरे हुए गांव वाले पढ़ नहीं सके, शिक्षा प्राप्त नहीं कर सके। अमीरों ने समय की बर्बादी की और शिक्षा ने अपने पेज उनके लिए कभी नहीं खोले, इट मीन्स वे अनएजुकेटेड रहे, पढ़ लिख नहीं सके। चिल पेन्यूरी रिप्रेस्ड देयर नोबल रेज एंड फ्रोज द जेनियल करंट ऑफ द सोल। चिल का मतलब उत्साहहीन, पेन्यूरी यानी गरीबी, रिप्रेस्ड यानी दबाना, नोबल यानी नए काम, रेज यानी उत्साह, फ्रोज यानी जमा देना, जेनियल यानी रचनात्मक पार्ट यानी कि क्रिएटिव पार्ट, करंट यानी मौजूद, सोल यानी माइंड। तो इसका मतलब है उत्साहहीन गरीबी ने उनके नेक काम करने का जो उत्साह था उसे हमेशा के लिए दबा दिया और उनके माइंड के जो क्रिएटिव पार्ट थे उसे हमेशा के लिए जमा दिया। फुल मैनी अ जेम ऑफ प्योरिस्ट रे सीरीन द डार्क अनफाथोम्ड केव्स ऑफ ऑन्सियन बियर। जेम यानी रत्न, प्योरिस्ट यानी शुद्ध, रे यानी प्रकाश, सीरीन यानी निर्मल, डार्क यानी अंधेरा, अनफाथोम्ड यानी अज्ञात जिसके बारे में कोई नॉलेज ना हो, केव्स यानी गुफाएं, ओशियन यानी समुद्र। तो इसका हिंदी देखते हैं। कई शुद्ध रत्न निर्मल प्रकाश छोड़ते हैं और बाद में जो अज्ञात समुद्र की जो गुफाएं उनमें दफन हो जाते हैं। फुल मैनी अ फ्लावर इज बॉर्न टू ब्लश अनसीन एंड वेस्ट इट्स स्वीटनेस ऑन द डेजर्ट एयर। फ्लावर यानी फूल, ब्लश यानी खिलना, अनसीन यानी जिसे देखा ना गया हो, वेस्ट आप सभी जानते हैं, स्वीटनेस यानी सुगंध, डेजर्ट एयर यानी रेगिस्तानी हवा में। इसी प्रकार कई सारे फूल हैं जिनका जन्म तो खिलने के लिए होता है, हमेशा ब्लश करने के लिए, ब्लूम करने के लिए उनका जन्म होता है, किंतु वह किसी के द्वारा देखे नहीं जाते, अनसीन रह जाते और इसी से जो उनकी सुगंध है वो डेजर्ट एयर यानी रेगिस्तानी हवा में मिलकर वेस्ट हो जाती है। इसी प्रकार जो गांव वाले लोग हैं जो मरे हुए हैं उनमें कुछ ना कुछ टैलेंट रहा होगा, लेकिन किसी रीजन से वो कुछ कर नहीं पाए, उनका टैलेंट वेस्ट हो गया। सम विलेज हेमडन देंड विद डॉनलेस ब्रिस्ट। हेमडन का मतलब यहाँ पर एक प्यूरिटन पॉलिटिशियन था जो लोगों के अधिकारों के लिए राजा चार्ल्स फर्स्ट के खिलाफ लड़ा था। डोंटलेस यानी निडर होकर, ब्रिस्ट यानी दिल से। इनमें से कुछ गांव वाले पॉलिटिशियन जॉन हेमडन की तरह रहे होंगे जो लोगों के अधिकारों के लिए दिल से निडर होकर राजा चार्ल्स फर्स्ट के खिलाफ लड़ा था। द लिटिल टायरेंट ऑफ हीज फील्ड्स विद स्टूड। लिटिल यानी छोटे पैमाने के खेत, टायरेंट यानी एक तानाशाह होता है और तानाशाह का मतलब होता है एक ऐसा शासक जिसके अंडर देश के सभी काम होते हैं कि वहाँ के लोगों को क्या करना है और क्या नहीं करना, ये सब कुछ वही डिसाइड करता है। तो यहाँ पे टायरेंट लैंडलॉर्ड के लिए इस्तेमाल हुआ है, विद स्टूड यानी विरोध करना होता है। तो इनमें से किसी ने अपने छोटे पैमाने के खेतों को छोड़ करके निडर होकर तानाशाही जमींदार का विरोध किया होगा जो उसके द्वारा जो काम किए गए खेतों का मालिक था। सम म्यूट इनग्लोरियस मिल्टन हियर में रेस्ट। म्यूट यानी होता है शांत, इनग्लोरियस यानी फेमलेस जिसे कोई प्रसिद्धि न मिली हो। मिल्टन यहाँ पे जॉन मिल्टन पोइट के लिए इस्तेमाल हुआ है। रेस्ट यानी लेटे हुए हैं। तो इनमें से कुछ शांत फेमलेस पोइट जॉन मिल्टन की तरह भी रहे होंगे जो कि रेनेसा पोइट के नाम से प्रसिद्ध है। सम क्रोमवेल गिल्टनेस ऑफ हिज कंट्रीज ब्लड। क्रोमवेल यहाँ पे ओलिवर क्रोमवेल की बात हो रही है जो एक तानाशाह था जिसने निर्दयता से अपने देश के लोगों को पावर के लिए मार दिया था। गिल्टलेस यानी निर्दयता से। कंट्रीज ब्लड का मतलब यहाँ पे देश का खून न होकर देश के लोगों से। तो इसका हिंदी देख लेते हैं। या इनमें से कोई तानाशाह ओलिवर क्रोमवेल की तरह रहा होगा जिसने अपने देश के लोगों को पावर के लिए बहुत ही निर्दयता के साथ मार दिया था। द अपलॉज ऑफ लिसनिंग सिनेट्स टू कमांड। अपलॉज का मतलब होता है वाहवाही करना, सिनेट्स यानी मंत्रिसभा, कमांड यानी आदेश देना। मंत्रिसभा के मंत्रियों के आदेश देने पर उनकी वाहवाही की जाती थी, किंतु ये वाहवाही इन मरे हुए गांव वालों को कभी नहीं मिल सकी क्योंकि इनमें से कोई भी मंत्रिसभा का मंत्री नहीं रहा था।
द थ्रेट्स ऑफ पेन एंड रूइन टू डिस्पाइज। थ्रेट्स यानी होता है खतरे, पेन यानी होता है दुख, रूइन यानी बर्बाद करना, डिस्पाइज यानी तिरस्कार करना या किसी को इम्पोर्टेंस न देना। तो इनकी ज़िंदगी के जो दुख के खतरे थे उन्होंने इनका तिरस्कार कर इन्हें बर्बाद कर दिया। टू स्कैटर प्लेंटी ओवर अ स्माइलिंग लैंड। स्कैटर यानी होता है फैलाना, प्लेंटी यानी धन दौलत, स्माइलिंग लैंड यानी खुशहाल देश। एक खुशहाल देश में धन दौलत नहीं फैला सके यानी कि वहाँ पर प्रभावशाली जीवन नहीं जी सके। एंड रीड देयर हिस्ट्री इन अ नेशंस आइजेज। हिस्ट्री यानी इतिहास, नेशंस आइजेज यानी होता है देश की आंखों में। वे अपने इतिहास को देश की नज़रों में नहीं पढ़ सके। इट मीन्स वे अपने देश के लिए पास्ट में कुछ नहीं कर सके अपनी सिचुएशन की वजह से। देयर लोट फॉर बेड नॉट circumscribed alone their growing virtues but their crimes confined। लोट यानी होता है गरीबी, फॉरबेड यानी रोकना, सरकमस्क्राइब्ड यानी पाबंदी लगाना, अलोन यानी केवल, ग्रोइंग वर्च्यूज़ यानी बढ़ते हुए गुण, क्राइम्स यानी अपराध, कन्फाइंड यानी सीमित करना। तो इन सब चीज़ों ने अभी इन सब चीज़ों में कौन कौन से शामिल है, जैसे कि पिछले वाले स्टेंजा में पढ़े थे, वाहवाही मिलना, दुख के खतरे, तिरस्कार, धन दौलत फैलाना या प्रभावशाली जीवन जीना। तो इन सब चीज़ों ने उनकी गरीबी को रोक दिया। उनके बढ़ते हुए गुणों ने न केवल उनकी गरीबी पर पाबंदी लगाई बल्कि जो उनके अपराध थे, जो उनके क्राइम्स थे वो करने वाले थे, उनको भी लिमिट में कर दिया, उनको भी सीमित कर दिया। फॉर बेड टू वेड थ्रू स्लोगेटर टू अ थ्रोन। फॉर बेड यानी रोकना, वेड यानी आक्रमण करना, स्लोगेटर यानी हत्या, थ्रोन यानी सिंहासन। इन सब चीज़ों ने सिंहासन प्राप्त करने के लिए आक्रमण कर लोगों की हत्या जो करना था उसे रोक दिया। एंड शट द गेट्स ऑफ मर्सी ऑन मैनकाइंड। गेट्स यानी दरवाजे, मर्सी यानी दया, मैनकाइंड यानी मानवता। और इसी प्रोसेस में मानवता पर दया करने के जो दरवाजे थे वो भी बंद हो गए। द स्ट्रगलिंग पैंग्स ऑफ कॉन्शियंस ट्रूथ टू हाइड। स्ट्रगलिंग यानी होता है संघर्ष, पैंग्स यानी कष्ट, ट्रुथ यानी सत्य, हाइड यानी छिपाना। इन गांव वाले लोगों को अपने संघर्ष के कष्टों की यानी कि इनके कार्यों को करने के बाद इन्हें सच में छिपाने की जरूरत नहीं पड़ी, इन्हें छिपाना नहीं पड़ा। टू क्वेंच द ब्लशेज ऑफ इनजेन्युअस शेम। क्वेंच यानी दबाना, ब्लशेज यानी शर्म, इनजेन्युअस यानी सरल, अपनी शर्म को दबाते हुए। और हिप द श्रिन ऑफ लग्जरी एंड प्राइड। लग्जरी यानी अमीर लोग, प्राइड यानी अभिमानी लोग। इन्हें कभी भी अमीरों और अभिमानियों का सम्मान नहीं करना पड़ा। विद इंसेन किंडल्ड एट द मॉस फ्लेम। इंसेन यानी होता है अगरबत्ती, किंडल्ड यानी होता है जलाना, म्यूज यानी होता है गोडेज। जैसे कि अगरबत्ती को जलाकर गोडेज के लिए रिस्पेक्ट शो की जाती है। फार फ्रॉम द मेडिंग क्राउड्स इग्नोबल स्ट्राइफ। फार यानी दूर, मेडिंग यानी उग्र, यानी कि जिनका नेचर, जिन लोगों का नेचर लड़ने वाला होता है उनके लिए इसका यूज़ हुआ है। क्राउड यानी अमीर और ताकतवर लोगों के लिए इसका यहाँ पर यूज़ हुआ है। इग्नोबल यानी अनैतिक, स्ट्राइफ यानी संघर्ष। ये लोग हमेशा अमीर और पावरफुल लोगों के जो अनैतिक संघर्ष रहे थे, इमोरल स्ट्रगल रहे थे, उनसे ये दूर रहे। देयर सोबर विसेज नेवर लर्न टू स्ट्रे। सोबर का मतलब होता है शांत और लर्न का मतलब होता है सिखाना, स्ट्रे यानी होता है भटकना। तो इनकी शांत सिंपल सी इच्छाएं इन्हें कभी भी भटकना नहीं सिखाती। अलोंग द कूल सिक्वेस्टर्ड वेल ऑफ लाइफ दे केप्ट द नॉइजलेस टेनर ऑफ देयर लाइफ। अलोंग यानी होता है साथ, कूल यानी शांत, सिक्वेस्टर्ड यानी एकांत, वेल यानी घाटी, नॉइसलेस यानी शांत, टेनर यानी चाल, वे यानी रास्ता। तो लाइफ की शांत और एकांत घाटी के साथ में उन्होंने अपने रास्ते की जो चाल थी उसे शांत रखा। इट मीन्स उन्होंने किसी भी प्रकार के बुरे काम अपनी लाइफ में नहीं किए। और ये स्टेंजा इसलिए स्पेशल है क्योंकि इस स्टेंजा की जो फर्स्ट लाइन है, फार फ्रॉम द मेडिंग क्राउड, ये एक थॉमस हार्डी जो कि एक पोइट थे, इनके नोवेल की थीम रही थी, उनका जो मेन टाइटल था वो ये रही थी। तो आज हमने कंप्लीट कर लिया है एन एलिजी रिटर्न इन अ कंट्री चर्चयार्ड का पार्ट सेकंड। यदि आपने पार्ट फर्स्ट अभी तक नहीं देखा है तो उसका लिंक आपको आई बटन और डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, वहाँ से ओपन करके आप देख सकते हैं। थैंक यू, हैव अ गुड डे।